वेलकम टू कोर्स ग्राफिकेटिव। मेरा नाम है मोहित और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं POE 084 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को। आज के इस लेक्चर में हम इसकी यूनिट 1 को कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आज की वीडियो में कवर कर देंगे। जो टॉपिक्स कम आते हैं या रिपीटेड नहीं आते थे हमने उनको अलग से एक PDF में कवर कर रखा है, वो मैं आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को। सबसे पहला टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? आप लोगों ने 6th सेमेस्टर के अंदर आइडिया टू बिजनेस मॉडल पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम एक आइडिया लेंगे और उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे। एक्जैक्टली हम वही यहाँ पे करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एक्टिविटी इन विच न्यू आइडियाज आर टर्न्ड इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड में एक नया और एक क्रिएटिव अप्रोच ले लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक शॉप में देखा कि एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी प्राइस रेंज ज्यादा हो रही है और मैंने वो सेम ही चीज मार्केट में एक लेसर अमाउंट पे बना के प्रोड्यूस कर दी, तो मैंने वहां पे क्या करा, एक नई अप्रोच का इस्तेमाल करा कि मैंने अपनी पैकेजिंग कॉस्ट घटाई होगी या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाई होगी, जिससे उसकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई होगी। तो मैंने यहाँ पे एक नई और क्रिएटिव अप्रोच का इस्तेमाल करा, जिससे कि मैंने एक बिजनेस को खड़ा कर दिया। तो उसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क विद कॉन्फिडेंस टू अचीव बिजनेस और इंडस्ट्रियल गोल। इसमें आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि आप अचीव कर पाओ बिजनेस और इंडस्ट्रियल गोल्स। इसमें रिस्क ऑलरेडी रहता ही है, क्योंकि मान लिया आपने कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया जिसका उतना स्कोप नहीं है आगे चल के, तो आपको वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर चलना पड़ता है कि अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो मेरे पे उसका बैकअप होना चाहिए या मैं उस रिस्क को झेल जाऊं, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप मींस स्टार्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि मैंने एक चीज स्टार्ट करी और वहां पे चीजों को ऑर्गेनाइज वे में अच्छे से लगाया और मैनेज करा कि प्रॉफिट बिजनेस हो सके मेरा। ये नहीं है कि मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, कि मैं चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरे को लॉस झेलना पड़ रहा है, तो वहां पे फायदा ही नहीं होगा, कि वो बिजनेस एक डिक्लाइन बिजनेस हो जाएगा, मेरे लिए कोई प्रॉफिट ही जनरेट करके नहीं दे रहा। इट आल्सो इंक्लूड आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, अरेंजिंग रिसोर्सेज लाइक कैपिटल एंड लेबर एंड हैंडलिंग बिजनेस अनसर्टेनिटी। इसमें हमें ये भी पता लगाना पड़ता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे। मान लिया मैंने एक सिटी में एक रेस्टोरेंट खोल रखा है, अब मेरे को वो सेम रेस्टोरेंट की ब्रांच दूसरी सिटी में ओपन करनी है, तो मुझे उसके लिए क्या क्या अरेंज करना पड़ेगा। मेरे को कैपिटल चाहिए, कि मेरे को जगह की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, और मेरे को बिजनेस को भी हैंडल करना पड़ेगा कि अगर मान लिया मेरे को वहां पे जो नई ब्रांच खोल रहा हूँ उसमें लॉस भी होता है, तो मेरी जो मेन ब्रांच है वो प्रॉफिट कवर करके मेरे को ओवरऑल लॉस ना हो। टू क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज होती हैं? पहली, उसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए टू फेस बिजनेस चैलेंजेस, कि अगर कोई बिजनेस में चैलेंज भी आ रहा है तो वो रिस्क लेके उसको काउंटर कर सके। ही हैज लीडरशिप क्वालिटी टू गाइड एंड मोटिवेट पीपल। अगर एक एंटरप्रेन्योर जो है, अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है, वो खुद ही लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखता, तो दूसरों को क्या ही मोटिवेट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। एक गुड एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर दैट लीड टू सक्सेस फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव गोल्स। कैरेक्टरिस्टिक की वही चीज होती है जिससे कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपनी जो डिजायर्स को गोल में कन्वर्ट कर देता है। क्या क्या होती है? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है इंटेलिजेंस और क्रिएटिव थिंकिंग। अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना और क्रिएटिव आइडियाज सोचना, नए नए तरीके आइडियाज सोचना, इनोवेशंस करना। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी रीजनेबली इंटेलिजेंट एंड शुड हैव द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली। ही मस्ट बी एबल टू एनालाइज डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस सो दैट ही कैन हैंडल देम इफेक्टिवली। एक जो एंटरप्रेन्योर है उसे हमेशा रीजनेबली सोचना पड़ता है कि अगर मैं कुछ भी चीज करने जा रहा हूँ तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, या मेरे को उससे कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसको हर चीज को एक क्रिएटिव वे में सोचना पड़ता है। उसको डिफरेंट प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है, सिचुएशन को, कि वो उनको इफेक्टिवली हैंडल कर पाए। क्लियर ऑब्जेक्टिव। एक एंटरप्रेन्योर के जो है हमेशा क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कि वो बिजनेस को कहाँ लेके जा रहा है, कि उसको किस तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी है, उसके माइंड में एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए हर चीज का। बिजनेस सीक्रेसी। एक जो एंटरप्रेन्योर है उसे हमेशा अपने बिजनेस को सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस का सीक्रेट ओपन कर दोगे तो आपके कॉम्पिटिटर भी उसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर उस पे ही जो आपकी वीकनेसेस है उनको ही वो अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। लीकेज ऑफ बिजनेस सीक्रेट टू कॉम्पिटिटर कैन बी हार्मफुल टू द बिजनेस, सो इट शुड बी केयरली अवॉइडेड, जो मैंने आपको बताया। ए एंटरप्रेन्योर शुड आल्सो बी एबल टू सिलेक्ट ट्रस्टवर्दी असिस्टेंट। अब आपके जो असिस्टेंट होंगे वो भी ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके जो असिस्टेंट है वही आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन हो गए, जिससे कि आपको बाद में नुकसान हुआ, कि आपके जितने भी बिजनेस के सीक्रेट्स है वो आपके कॉम्पिटिटर पे भी चले गए। अगला है ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी। इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड इमोशनल स्टेबिलिटी, गुड पर्सनल रिलेशन, कंसिडरेशन एंड टैक्टफुलनेस। एक जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है उसकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, जैसे कि वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, उसको जो डिसीजन है वो इमोशन के बेस पे नहीं, लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे लेनी चाहिए। गुड पर्सनल रिलेशन, उसके अच्छे पर्सनल रिलेशन होने चाहिए आपस में। कंसिडरेशन, वो हर चीज को कंसिडर करके डिसीजन बनाए, ये नहीं कि खाली वो एक चीज सोच के डिसीजन बना ले रहा है। टैक्टफुलनेस, वो हैंडल कर सके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और अपने एम्प्लॉइज के बीच में अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। ही शुड मेंटेन गुड रिलेशन विद कस्टमर टू कीप देम लॉयल टू द बिजनेस। उसको अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा कस्टमर के साथ भी, जिससे कि कस्टमर हमेशा लॉयल रहे उसके बिजनेस के प्रति। ही शुड आल्सो मेंटेन गुड रिलेशन विद एम्प्लॉय टू मोटिवेट देम टू वर्क एफिशिएंटली। वही बात है, अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलोगे, एक लीडरशिप निभा के चलोगे, तो वो भी मोटिवेट रहेंगे काम करने के लिए अच्छे से। कम्युनिकेशन एबिलिटी। कम्युनिकेशन एबिलिटी मींस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। अब कम्युनिकेशन एबिलिटी का मतलब होता है कि आप अच्छे से अपनी बात को कह सको और सब आपकी बात को अच्छे से समझ जाए। एन एंटरप्रेन्योर हु कैन कम्युनिकेट वेल विद कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर एंड क्रेडिटर हैज अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस देन वन हु कैन नॉट। एक जो एंटरप्रेन्योर
है वो अपनी बात अच्छे से कस्टमर को भी क्या समझा पा रहा है, एम्प्लॉय को भी समझा पा रहा है, अपने सप्लायर्स को भी समझा पा रहा है, तो वो ज्यादा बेटर चांस रखता है कि वो सक्सेस पाएगा बजाय उसके जिसके पास नहीं है, क्योंकि वो अच्छी लीडरशिप स्किल्स रखता है कि वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहा है अपनी बातों को। अगला आता है टेक्निकल नॉलेज। एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ रीजनेबल लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज। एक एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही टेक्निकल नॉलेज नहीं आती। टेक्निकल नॉलेज इज अ स्किल दैट कैन बी लर्न बाय एनीवन इफ दे आर विलिंग टू मेक एफर्ट एंड प्रैक्टिस। टेक्निकल नॉलेज एक स्किल है जो कि हम सभी सीख सकते हैं अगर हम पे किसी भी चीज को सीखने की इच्छा होती है और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको सीखने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4-5 तरीके से आता है क्वेश्चन। कभी इसकी खाली कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाती है, कभी इसके टाइप पूछ लिए जाते हैं, कभी इससे पॉलिसी पूछ ली जाती है, कभी इससे स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करके ही जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, ये आना ही आना है पेपर में। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। एक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं किस तरह के प्लांट में इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या मशीनरी खरीदी गई है, उसके लिए क्या इक्विपमेंट खरीदे गए हैं। इट इज एन अंडरटेकिंग विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग कंज्यूमेबल आइटम्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर हम हमेशा कम इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, आपकी मशीनरीज पे हो गई या बिल्डिंग्स पे हो गई, और हम इसमें जो कंज्यूमेबल आइटम्स है रॉ मटेरियल होगा उसको काउंट भी नहीं करते। हम यहाँ पे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रखते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाया जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्रिएट लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशल फॉर लोकल पीपल। ये बहुत ही ज्यादा लार्ज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जो लोकल पीपल होते हैं, जो लोकल लेबर होती है, उसको बहुत फायदा होता है जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुलती है उस जगह। दे सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। अब ये किस में हेल्प करती है? ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाती है, जैसे कि हम मेड इन इंडिया कहते हैं आजकल, तो ये वही चीज करती है कि जो डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करती है, क्योंकि यहीं पे फैक्ट्री लगेंगी तो यहीं पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या करेगी, यहाँ पे हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर लेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा कि हम उसको बाहर के देश में जाके बेच सकते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की? पहला, वन मैन ओनरशिप, यानी कि एक ही मालिक होगा इसका। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर मोस्टली स्टार्टेड एंड रन बाय वन पर्सन। ये जनरली स्टार्ट भी एक पर्सन के द्वारा होती है और हमेशा रन भी एक ही पर्सन के द्वारा कराई जाती है। इवन इफ दे आर टू पार्टनर्स, तो वन पर्सन मैनेजेस द वर्क। अगर दो पार्टनर भी हैं तो एक पर्सन जो है मैनेज करता है हमेशा वर्क को। दिस हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एनकरेज न्यू आइडियाज। ये हेल्प करता है कि जल्द से जल्द डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं और एनकरेज कर सकते हैं न्यू आइडियाज। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी रहेगा तो वो अपनी थिंकिंग को चलाएगा। अगर दो आदमी होंगे, ग्रुप होंगे, तो एक डिसीजन पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज्यादा नेचर में, क्योंकि वो छोटी लेवल पे चलती है, उनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो आप फ्लेक्सिबल है काफी, आप उनको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो। दे कैन इजीली चेंज देयर वर्क अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स एंड सिचुएशन। आप उनको चेंज कर सकते हो मार्केट के नीड्स और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेबर इंटेंसिव, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज मोर लेबर एंड लेस मशीन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ज्यादा लेबर का यूज करते हैं। ज्यादा लेबर का यूज करेंगे तो क्या होगा, डोमेस्टिक लेवल पे जो है प्रोडक्शन अच्छा होगा उनका, और जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है ज्यादा क्रिएट होगा, और लेस मशीन का यूज होगा, और तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका खर्चा भी बच जाता है। लो स्टार्टअप कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो हमेशा लो रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ओनर मेनली नीड्स टू बाय रॉ मटेरियल, ओनर को जो है वो खरीदना पड़ता है बस रॉ मटेरियल, और बाकी इन्वेस्टमेंट वो हमेशा कम ही रखता है। सर्विस बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव वेरी लो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कम ही होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हो, तो आप ज्यादा उसको एक्सपेंड नहीं करते चीजों को कि मैं एक्स्ट्रा खर्चे करने लग जाऊं। पोर्टेबिलिटी, स्मॉल स्केल बिजनेसेस आर इजी टू सेटअप एंड क्लोज, वो बहुत ही इजी टू सेटअप हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको ज्यादा खर्चे नहीं सोचने, या आपको लॉन्ग टर्म ज्यादा नहीं सोचना कि मेरे को और क्या इसे एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए आप और खर्चे सोचो। दे कैन बी शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली, मैंने जैसे आपको बताया कि वो आसानी से शिफ्ट करी जा सकती है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा खर्चा नहीं लगता। एग्जाम्पल, हॉलीडे गिफ्ट शॉप्स हो गई, कि आपने एक टाइम पे एक सिटी में खोल ली, अब आपको लगा इस सिटी में उतना ज्यादा मेरे को प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, तो मैंने दूसरी सिटी में शिफ्ट कर ली। टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, किस किस टाइप की होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? पहली, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नाम से समझ में आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस फिनिश गुड फॉर डायरेक्ट यूज एंड आल्सो सप्लाई गुड्स टू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम क्या करेंगे, गुड प्रोड्यूस करेंगे हमारे डायरेक्ट यूज के लिए, और सप्लाई कर देंगे गुड्स को कि वो प्रोसेस हो पाए आगे चल के। एग्जांपल ऑफ दीज इंडस्ट्री आर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, पावर लूम्स, खादी इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आपके एग्जांपल हो गए, जैसे कि आप पावर लूम्स जो होते हैं आपके, जैसे कपड़े बनाने की मशीन हो गई, खादी इंडस्ट्री होगी जिसमें हम हाथ से कपड़े सिलते हैं, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी जिसमें पैक फूड, बिस्कुट वगैरह हम जो करते हैं उसको मैन्युफैक्चर करके और बाद में उसको पैकेजिंग के लिए दूसरी इंडस्ट्री में भेज देते हैं। सेकंड आता है एंसिलरी इंडस्ट्रीज। एंसिलरी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस पार्ट्स एंड कंपोनेंट एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विस टू लार्ज इंडस्ट्री। इसमें हम क्या करते हैं, पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, और उनको प्रोवाइड करते हैं लार्ज इंडस्ट्री को। जैसे कि हमने मोबाइल का कोई चिपसेट प्रोड्यूस करा और उसको फिर आगे चल के लार्ज इंडस्ट्री को भेज दिया। द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ दिस इंडस्ट्री डज नॉट एक्सीड अबव 10 मिलियन वेयर ओन्ड, लीज्ड और हायर्ड। जो इन्वेस्टमेंट रहती है प्लांट या मशीनरी की इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर, उसमें हम 10 मिलियन से ज्यादा खर्चा नहीं करते, चाहे हम उसको खुद खरीद रहे हो, चाहे हम उसको लीज पे ले रखा हो, हमने रेंट पे ले रखा हो, या हायर कर रखा हो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी। अगला आता है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड स्मॉल रिपेयर शॉप रिक्वायर्ड टू मेंटेन मशीन्स एंड इक्विपमेंट। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर
हम क्या करते हैं, छोटी छोटी रिपेयर शॉप खोल लेते हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए जरूरी होती है हमारी मशीन की और इक्विपमेंट की। कोई मशीन खराब हो गई तो हम उसको आसानी से रिपेयर कर पाए। दीज इंडस्ट्री आर मशीन बेस्ड होती है एंड नीड लेस इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट, और इसमें भी हम कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है कि हम खाली मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगला आता है टीनी इंटरप्राइजेस। इन टीनी इंडस्ट्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी इज ₹2.5 मिलियन रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द यूनिट। टीनी इंडस्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 2.5 मिलियन हो सकती है। चाहे यूनिट कहीं पे भी आप प्लेस कर रहे हो कि आप यूनिट को कहीं भी लगा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर 2.5 मिलियन जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट है, उससे ज्यादा आप खर्चा नहीं करते हो। अगली आती है फीडर इंडस्ट्री। फीडर इंडस्ट्रीज स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो फीडर इंडस्ट्री रहती है आपकी वो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ये सर्विस में ही काम आती है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग कास्टिंग हो गई, जैसे वेल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज हो गई, या आपके कास्टिंग में काम आ जाएगी या वेल्डिंग के उसमें काम आएगी, तो आप उसी के लिए सेटअप करते हो फीडर इंडस्ट्री को। अगली आती है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर स्टार्टेड ड्यू टू फास्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड यूज न्यू और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। ये जो इंडस्ट्री है ये सेटअप हो रही है क्योंकि जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी जो है आजकल बहुत ही एडवांस होती जा रही है, ऑटोमेशन का दौर आ चुका है, ऑटोमेशन हो रही है चीजें, एआई का दौर है, तो इसलिए हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। डिमांड इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस इन दी मार्केट। डिमांड जो है हमेशा बढ़ी जाती है जब न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि आपका कोई नया फोन आता है तो आपकी उसकी देखते हो ना कि उसकी हाइप क्रिएट हो रखी है, इसमें कुछ नया है। उसी तरीके से कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसकी हमेशा एक नई डिमांड क्रिएट हो ही जाती है, जिसके कारण ऐसी इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा सेटअप हो रही है। अगला आता है इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये 2-3 बार पूछा गया वो क्वेश्चन है, और जिससे मैंने पिछला क्वेश्चन भी डिस्कस करा वो भी काफी बार आ चुका है, टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इनको जितने भी क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्पेसिफिकली छाट रखे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस या रोल क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, जिससे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की। इट हैज बीन क्लियरली प्रूव्ड इन मेनी कंट्रीज दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्प इन बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ऑल रीजंस ऑफ द कंट्री। ये बहुत सी कंट्रीज में देखा गया है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो हेल्प करती है, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाती है इन ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। जहां जहां ये इंडस्ट्री सेटअप होती है वहां लेबर जो है आपका आसानी से उसको वर्क मिल जाता है, डेली बेसिस पे अच्छे से काम मिलता रहता है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ाती है। दिस इंडस्ट्री हेल्प डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू डेवलप स्किल नीडेड फॉर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। इससे कई लोग जो है आपके मोटिवेट होते हैं कि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, तो वो क्यूरियोसिटी जनरेट करता है और भी लोगों में कि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। एसएसआई एक्ट एज इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर प्रॉपर यूज ऑफ लोकल स्किल्स एंड लोकल रिसोर्सेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट मीडियम की तरह भी काम करती है कि लोकल स्किल्स जो कि लोकल लेवल पे लोग यूज करते हैं उनको इंप्लीमेंट कर पाए आसानी से, और जो लोकल रिसोर्सेज है उनको भी अपना यूटिलाइज हो पाए वो आसानी से, जो उनका लोकल स्किल सेट है जो उन्होंने सीखा हुआ है वो आसानी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उस चीज को भी अप्लाई कर पाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्प इन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमॉन्ग मेनी पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन बेटर देन मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नेशनल इनकम का, पीपल का अमॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा ध्यान दे पाते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर लोगों पे बजाय मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे, तो यहाँ पे नेशनल इनकम को है आपकी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जबकि बड़ी या लार्ज इंडस्ट्रीज में लोगों की क्वांटिटी हद से ज्यादा होती है तो वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और अदर फैक्टर जो है अफेक्ट कर देते हैं चीजों को। एसएसआई कंट्रीब्यूट मोर देन 45% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो 45% से ज्यादा जो है टोटल प्रोडक्शन है उनका गुड्स और सर्विसेज का इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, वो 45% से ज्यादा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉलो अ लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेबर का काम ज्यादा रहता है तो ये लेबर इंटेंसिव है, तो बहुत ज्यादा लेबर की वर्किंग रहती है। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल दीज इंडस्ट्री यूज मोर ह्यूमन लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। यहाँ पे कैपिटल कम होती है हम पे मशीनरी सेटअप करने के लिए या बिल्डिंग सेटअप करने के लिए, तो यहाँ पे हम ह्यूमन लेबर का काम ज्यादा लेते हैं गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। वन मेजर एडवांटेज ऑफ एसएसआई इज दैट दे एब्सॉर्ब सरप्लस लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। यहाँ पे हम जो ज्यादा लेबर भी हो जाए तब भी हम उसको आसानी से यूटिलाइज कर जाते हैं कि हम गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहाँ मशीन डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे हम लेबर का जो एक्स्ट्रा अगर लोग भी आ गए तो हम उनको आसानी से काम पे लगा सकते हैं। गवर्नमेंट की प्राइस प्रेफरेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री व्हाइल परचेजिंग गुड्स। अब जो गवर्नमेंट भी है वो प्रेफरेंस देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गुड्स प्रोड्यूस करने के टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि हम इनको अगर ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो ज्यादा लेबर वर्क क्रिएट कर पाएंगे। अगर हम गुड्स की प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ा देंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। एसएसआई आर गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस इन बैकवर्ड और नो इंडस्ट्री एरियाज। एसएसआई जो सेटअप भी होती है ऐसे बैकवर्ड और नो इंडस्ट्री एरियाज में, जिससे कि नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए लोकल पीपल के लिए। बिकॉज ऑफ एसएसआई वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मेनी पीपल एंड देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन अ फ्यू हैंड्स। अब एसएसआई में क्या है कि वेल्थ जो है खाली कुछ पीपल के अराउंड ही नहीं घूमती, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ डेली यूज गुड्स सच एज टेलीविजन हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, हॉजरी आइटम्स हो गए, एक्सेट्रा। अब आते हैं स्टेप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये सबसे पहला स्टेप रहता है स्टार्ट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। द एंटरप्रेन्योर शुड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सच एज डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज, फाइंडिंग आउट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सर्च फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एक जो एंटरप्रेन्योर है उसे फोकस करना चाहिए
चाहिए कि वो क्वालिटीज अच्छी अपनी डेवलप कर सके, जिससे कि वो फाइंड आउट कर सके क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे उसको स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस के एनवायरमेंट को समझ सके क्या स्ट्रक्चर है बिजनेस का, सर्च कर सके क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो क्रिएट कर सकता है मार्केट के अंदर। फिजिबिलिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आइडिया। फिजिबिलिटी का मतलब होता है क्या वो चीज उतनी वैल्यू भी रखती है जितना आप उस पर एफर्ट मार रहे हो। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस द एंटरप्रेन्योर शुड केयरफुली स्टडी ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम एंड चांसेस रिलेटेड टू द बिजनेस आइडिया। उसको देख लेना चाहिए कि भाई क्या रिस्क हो सकता है, को हर चीज को स्टडी करके चलना चाहिए कि ट्रेंड क्या है उस बिजनेस के अंदर। ही शुड आल्सो चेक वेदर द आइडिया इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल बिफोर इंप्लीमेंटिंग। उसको चेक कर लेना चाहिए कि जो आइडिया है वो प्रैक्टिकल है भी या नहीं, कि उसको हम अगर इंप्लीमेंट भी कर दे तो प्रॉफिट भी जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तीसरा आता है डिसीजन मेकिंग स्टेज। चूजिंग द राइट बिजनेस इज अ वन टाइम एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन। एक राइट बिजनेस चुनना वन टाइम डिसीजन होता है कि आप एक ही बार डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को ये बिजनेस करना है या नहीं करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। द एंटरप्रेन्योर शुड डिसाइड द लोकेशन एंड साइट ऑफ द बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करनी पड़ेगी एक लोकेशन और साइट क्या रहेगी उसके बिजनेस की, कहां पे वो सेटअप करेगा अपने बिजनेस को। अगला आता है प्लानिंग स्टेज। द एंटरप्रेन्योर शुड बी रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड शुड प्लान प्रॉपर्ली फॉर द फ्यूचर ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज एम्प्लॉय। एक एंटरप्रेन्योर को जो है हमेशा रेडी रहना चाहिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और उसको प्लान करना चाहिए प्रॉपर्ली फ्यूचर अपना भी और उसके एम्प्लॉय का भी, कि आगे चल के उसके एम्प्लॉय को भी कोई दिक्कत ना हो और उसे भी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। इन दिस स्टेज द एंटरप्रेन्योर अप्लाई फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एजेंसी। इस स्टेज के अंदर जो है एंटरप्रेन्योर को अप्लाई करना चाहिए कि उसको पहले एक लैंड चाहिएगा, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिएगा कि किसी और को दिक्कत तो नहीं हो रही उससे, फाइनेंशियल हेल्प ढूंढनी पड़ेगी एजेंसी से जो उसे हेल्प कर सके फाइनेंशियली। ही आल्सो प्रिपेयर अ डिटेल प्लान फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। उसको एक डिटेल प्लान भी बनाना पड़ेगा कि उसको मशीनरी क्या क्या चाहिए, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, कितना खर्चा लगेगा उसमें, किस तरीके से वो सेटअप करेगा। प्लान इंप्लीमेंटेशन स्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। दिस इज द प्रैक्टिकल स्टेज वेयर ऑल प्लान्स आर पुट इनटू एक्शन। अब जितना भी आपने प्लान जनरेट करा है इतने स्टेप्स में, आप उसको इंप्लीमेंट करके देखते हो कि भाई ये सब प्रैक्टिकली काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। एंटरप्रेन्योर टेक पोजीशन ऑफ द साइट एंड अरेंज मैन पावर मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द सेटअप। इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर है वो साइट को देखता है, अरेंज करता है मैन पावर को, मशीनरी और इंस्टॉलेशन करता है पूरे सेटअप को कि सारे सेटअप जो है ढंग से काम कर पाए। कंट्रोलिंग स्टेज, इन दिस स्टेज जो एंटरप्रेन्योर मॉनिटर करेगा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज अपने बारे में हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेगा। ही शुड अरेंज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड इंश्योर टाइमली सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। वो अरेंज करेगा कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो चैनल्स का और इंश्योर करेगा टाइमली सप्लाई हो जाए प्रोडक्ट की। कि वो एक जैसे होता है ना कि आप मार्केट पे जाते हो तो मार्केट में आप होलसेल की दुकानों से आइटम्स खरीदते हो, आइटम्स आप जिनसे परचेज कर रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, और जिन्होंने वो मैन्युफैक्चर करा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग होते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते वक्त उसको ध्यान रखना पड़ता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक आइटम पहुंचाना है और इंश्योर करना है कि वो टाइमली पहुंच जाए। ही मस्ट मेंटेन कॉन्टैक्ट विद सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर स्मूथ सेल्स। उसको कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जिससे कि आसानी से उसकी सेल्स हो पाए। अब इस यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द प्रमोशन या डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अंडर एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कम से कम 4 बार पूछा गया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा कि इसके जो कुछ पॉइंट्स है जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज सेम लिख के आने आपको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड मेनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड टू डिसाइड द टाइप ऑफ सपोर्ट गिवन टू इंडस्ट्री। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी इंडस्ट्री पॉलिसी निकाली हुई है कि वो प्रमोट कर पाए इंडस्ट्री की ग्रोथ को और डिसाइड कर पाए कि किस टाइप ऑफ सपोर्ट देना है हमें इंडस्ट्री को। ओवर द इयर्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट इंसेंटिव्स टू अचीव पॉलिसी गोल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो है गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट करती है क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपकी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है लोकल लेवल पे, इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती रहती है कि उसको प्राइस में छूट दे दी कि रॉ मटेरियल्स वो आसानी से खरीद पाए, सस्ता खरीद पाए। दीज इंसेंटिव्स इंक्लूड फाइनेंशियल हेल्प, टैक्स बेनिफिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो फाइनेंशियली हेल्प कर देती है, टैक्स में कुछ छूट दे दी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे दिया कि वो आसानी से अपनी जो है ग्रोथ ज्यादा कर पाए। पहला आता है इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। दिस पॉलिसी एक्सप्लेन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सेटिंग अ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड कंट्रोलिंग देम व्हेन रिक्वायर्ड। ये पॉलिसी एक्सप्लेन करती है कि क्या रोल है गवर्नमेंट का, कि वो कैसे सेटअप कर सकती है बेसिक या इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री और जरूरत पड़ने पे उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकती है। द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू इंश्योर बैलेंस ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड टू सपोर्ट द कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्री अलोंग विद कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। जो मेन एम था इस पॉलिसी का वो ये था कि बैलेंस ग्रोथ हो पाए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, कि जो बड़ी इंडस्ट्री है उनकी भी ग्रोथ हो पाए और जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है उनकी भी ग्रोथ हो पाए, एक बैलेंस बना रहा है इकोसिस्टम के अंदर। दूसरी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक स्टेप टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एंड हिज एम्प्लॉइज। इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए जिससे ये कॉम्पिटिशन सा बना रहे थोड़ा सा स्मॉल इंडस्ट्री के और उनके एम्प्लॉय के बीच, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन टाइप। दिस पॉलिसी रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसएसआई इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट यूजिंग लोकल स्किल एंड कैपिटल एंड सपोर्टिंग लार्ज इंडस्ट्री। ये जो पॉलिसी है ये भी दिखाती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, लोकल स्किल का यूज करवाने में और कैपिटल का और सपोर्ट करने में लार्ज इंडस्ट्रीज को। तीसरे पास जाते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट
1977. This policy strongly supported small and cottage industry by stating that goods which can be produced by small industry should be produced only by them. Industrial Policy Statement 1977 कहता है कि जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री जो गुड्स बना रही है ना, खाली वही उन्हें प्रोड्यूस करे, ये नहीं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री अपने आप प्रोड्यूस करने लग जाए। उन्हें खाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना रही है तो वही बनाएगी, जिससे कि उनका जो काम है वो छिन के लार्ज इंडस्ट्री पे ना जाए और लॉस ना हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 का कहता है दिस पॉलिसी वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये एक बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट था हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। द मेन फीचर ऑफ दिस पॉलिसी वर अप्रूवल ऑफ 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ऐसी इंडस्ट्री को परमिशन दे दी कि वो 100% एक्सपोर्ट कर सकती है दूसरे देशों को भी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ मॉडर्नाइजेशन पैकेज फॉर स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री टू मीट द नीड्स ऑफ ईच इंडस्ट्री। क्या करा, मॉडर्नाइज कर दी जो स्मॉल और विलेज इंडस्ट्री था उनमें भी मॉडर्नाइजेशन ला दिया, जिससे कि वो हर नीड को पूरी कर पाए हर इंडस्ट्री की। अदर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिमिटेड पार्टनरशिप लॉ टू लिमिट द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, एक पार्टनरशिप लॉ बना दिया जिसके अंडर हम रिस्क उतना ही ले सकते हैं जितनी हमने अमाउंट इन्वेस्ट करी है। ये नहीं कि हमने अमाउंट इन्वेस्ट करी है 40 लाख और मैं रिस्क ले लिया 60 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को, तो वो एक लॉ बना के उन्होंने उसको लिमिट कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पेमेंट्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि स्मॉल इंडस्ट्री में जो कैश की प्रॉब्लम होती थी ड्यू टू डिलेज आना, कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं दे रहा है तो आगे भी पैसा नहीं आ पाएगा, तो उस चीज को लिमिट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स थ्रू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एंड मार्केटिंग एजेंसी। अब गवर्नमेंट ने ऐसी भी पॉलिसी बना दी जिससे जो मार्केटिंग एजेंसी है वो प्रमोट कर सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को। सेटिंग अप ऑफ एन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेल इन दी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब उन्होंने क्या करा, एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेल बना दिया जिसके अंदर वो ट्रैक कर सकते थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी हो रही है या क्या चीजें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंप्रूव कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में डिफरेंस क्या है। आप नाम से समझ पा रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हम पे पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ क्या होगा, लेस कैपिटल होगी, कम जने होंगे काम करने वाले। यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा कैपिटल होगी और ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर होंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है मैन पावर का यूज करती है, सिंपल टूल, स्मॉल मशीन, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहती। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें, हैवी मशीन यूज होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है स्मॉल क्वांटिटी, जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो मास प्रोडक्शन करती है, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है सेटअप होती है रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी। लार्ज इंडस्ट्री जो है मोस्टली लोकेटेड होती है अर्बन या इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि एक बहुत बड़े एरिया में सिचुएटेड होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, लेस फॉर्मल रूल्स रहते हैं, जबकि लार्ज इंडस्ट्री जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा, रूल्स रहेंगे, पॉलिसी रहेगी और हायरार्की रहेगी कि कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएंगे, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस रहेंगे, उनको प्रॉपर फॉलो करना होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ओनर के द्वारा होती है, लार्ज इंडस्ट्री के बहुत सारे ओनर हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इजी टू स्टार्ट होती है और मैनेज करने के लिए भी आसान होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री डिफिकल्ट होती है स्टार्ट करने के लिए और मैनेज के लिए भी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक डिमांड बेस्ड और रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री। मैंने क्या करा, मैंने आपको डिफरेंस के जरिए ही आपके दोनों टॉपिक को कवर कर दिया है कि आपकी डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है और रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसलिए मैंने एक कंपैरिजन के थ्रू कर दिया है, जिससे कि आप अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है उसमें भी आप ये 10 पॉइंट लिख के आ सकते हो, और अगर खाली पूछा जाए रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है तो उसमें भी आप ये 10 पॉइंट लिख के आ सकते हो। तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है। दीज इंडस्ट्री आर स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। डिमांड का मतलब ही वो होता है कि जो इंडस्ट्री शुरू हुई है डिमांड के कारण, कि किसी चीज की ज्यादा अमाउंट में डिमांड हो रही है तो इंडस्ट्री स्टार्ट कर गई उसके बेस पे। दीज इंडस्ट्री आर स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रिसोर्स बेस का नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे रिसोर्स की बात होगी, तो ये इंडस्ट्री स्टार्ट होती है कि रॉ मटेरियल कितने अवेलेबल है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग। दे डिपेंड मेनली ऑन ऑर्डर फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्री और कस्टमर। ये डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा कस्टमर की डिमांड आ रही है उस चीज की पर्टिकुलर लार्ज इंडस्ट्री से या कस्टमर से। दे डिपेंड मेनली ऑन लोकल नेचुरल रिसोर्सेज, कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज जो है वहाँ पे अवेलेबल है। लोकेशन यूजुअली नियर लार्ज इंडस्ट्री और बिग मार्केट्स। ये जो है जनरली सिचुएटेड होती है लार्ज इंडस्ट्री के पास या बिग मार्केट्स के पास, जिससे कि आसानी से जो है डिमांड और सप्लाई का जो है आपका चेन पूरी चल सके आसानी से। लोकेशन जो है रॉ मटेरियल सोर्सेज के पास होती है, जिससे कि आसानी से जो है रिसोर्सेज को कलेक्ट करा जा सके। ग्रोथ डिपेंड करती है इंक्रीज इन डिमांड पे, कि आपकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है बढ़ जाएगी। यहाँ पे ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे, कि रिसोर्स होंगे तो ये इंडस्ट्री जो है ग्रो होगी वरना नहीं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा कम होती है क्योंकि यहाँ कस्टमर के हम पास रहते हैं तो आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं चीजें। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होती है जब हम रॉ मटेरियल के पास रहते हैं, कि अपना रिसोर्स पास में है तो उसको आसानी से वहां से ट्रांसपोर्ट करके और इंडस्ट्री में लाके उस पर वर्क कर सकते हैं आराम से। ये सपोर्ट लार्ज इंडस्ट्री बाय सप्लाइंग पार्ट और कंपोनेंट। ये सपोर्ट करती है लार्ज इंडस्ट्री को पार्ट या कंपोनेंट सप्लाई करके, जबकि रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो लोकल आसपास के रिसोर्सेज है उन्हें यूटिलाइज कर ले, जिससे कि लोकली भी जो है डेवलपमेंट हो सके। दिस इंडस्ट्री चेंज प्रोडक्शन एज पर मार्केट नीड्स। अब डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री है तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो ये इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन में भी उसी तरीके से बदलाव करने पड़ेंगे। अब सपोज करो पहले कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज्यादा डिमांड थी और अब डिमांड होने लगी बिस्किट की, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन को चेंज करके बिस्किट के प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे। दिस इंडस्ट्री चेंज प्रोडक्शन एज पर रिसोर्स सप्लाई। वहां पे क्या है, जब तक मेरे पास एक पर्टिकुलर चीज का रिसोर्स है अवेलेबल तब तक मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा, अगर मेरे पे रिसोर्स नहीं है तो मैं उसको प्रोड्यूस करना बंद कर दूंगा। दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट मेनली इन इंडस्ट्रियल और अर्बन एरियाज। ये जो जनरली सेटअप होती है इंडस्ट्रियल अर्बन एरियाज में तो ये वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जबकि ये जो है जनरली लोकली सेटअप करी जाती है रूरल या बैकवर्ड एरियाज में तो लोकल एम्प्लॉयमेंट
एनवायरमेंट क्रिएट करती है। रिस्क इज रिलेटेड टू चेंज इन मार्केट डिमांड। अब रिस्क ये भी रहता है कि मार्केट में अचानक से किसी एक चीज की डिमांड कम हो गई और आपने उसको प्रोड्यूस कर रखा है लार्ज अमाउंट में, तो ये आपके लिए रिस्क हो गया है। यहाँ पे रिस्क क्या रहता है कि अगर शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की तो भाई रिस्की हो गया कि अब मैं काम कैसे कर सकता हूँ। इसके एग्जांपल हो गए जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स यूनिट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गए या पैकेजिंग यूनिट्स हो गए। इसके एग्जांपल क्या होंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की आपके फूड रिसोर्सेज खत्म हो गए तो आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, वुड बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। आज का लास्ट टॉपिक आता है सब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। ये इस यूनिट का लास्ट पार्ट है, ये कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, देख लेते हैं क्या एक बार। सब कॉन्ट्रैक्ट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ लार्ज इंडस्ट्री गिव्स पार्ट ऑफ इट्स वर्क टू अ स्मॉल इंडस्ट्री। सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक लार्ज इंडस्ट्री अपना जो छोटा सा कोई काम है वो स्मॉल इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर देती है। सपोज लार्ज इंडस्ट्री कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अब वो क्या करती है कि उसकी पैकेजिंग का काम जो है स्मॉल इंडस्ट्री को दे देती है और मैन्युफैक्चरिंग वो खुद करती रहती है कि बनाऊंगी मैं ही, आप क्या करना है खाली पैकेजिंग कर देनी है स्मॉल इंडस्ट्री को। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द वर्क इटसेल्फ, द मेन कंपनी असाइन सम एक्टिविटीज लाइक मेकिंग पार्ट्स, कंपोनेंट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अनदर फर्म। जो कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनी पूरा काम खुद करने के बजाय क्या करती है, कुछ एक्टिविटीज हो गई जैसे कि पार्ट्स बनाना, कंपोनेंट बनाना, वो दूसरे को प्रोवाइड कर देती है स्मॉल इंडस्ट्री को। द मेन कंपनी इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर और जो स्मॉल फर्म डूइंग द वर्क इज कॉल्ड द सब कॉन्ट्रैक्टर। जो मेन कंपनी है वो तो भाई हो गई प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर कि भाई जो सारा काम है वो मेरा है, और जो स्मॉल फर्म है जो उसके लिए काम कर रही है वो हो गई सब कॉन्ट्रैक्टर कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रही है कि काम तो मेरा है पर जो उसका एक पोर्शन है वो मैंने इसको अलॉट कर रखा है कि ये आधा काम ये करके देगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग हेल्प लार्ज इंडस्ट्री रिड्यूस कॉस्ट, सेव टाइम एंड फोकस ऑन मेन प्रोडक्शन व्हाइल स्मॉल इंडस्ट्री गेट रेगुलर वर्क इनकम एंड एक्सपीरियंस। जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है वो हेल्प करती है कि लार्ज इंडस्ट्री जो है अपनी कॉस्ट बचा पाए, अपना टाइम बचा पाए और फोकस कर पाए मेन प्रोडक्शन पे, कि अपना जो मेन काम है वो खत्म कर दे, छोटे काम में अपना वक्त बर्बाद ना करें। इससे स्मॉल इंडस्ट्री को क्या फायदा होता है, उसको रेगुलर वर्क में मिलता रहता है, उसकी इनकम भी होती रहती है और एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है। टाइप क्या होते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट के, सब कॉन्ट्रैक्ट 5 टाइप का होता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग सब कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट द मेन कंपनी गिव द वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स और कंपोनेंट्स टू अ स्मॉल इंडस्ट्री। इसमें क्या होगा कि उन्होंने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है स्मॉल इंडस्ट्री को दे दिया कि आप जो है कोल्ड ड्रिंक की जो है मैन्युफैक्चरिंग आप संभालो, बाकी का हम कर लेंगे। द सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोड्यूस द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड क्वालिटी गिवन बाय द मेन कंपनी। अब मेन कंपनी ने कुछ रूल्स और गाइडलाइन डिसाइड कर रखी है कि मैन्युफैक्चरिंग इसी तरीके से होनी चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, बता देगा कि ये छोटी कंपनी को कि भाई इस तरीके से डिजाइन रखना है और क्वालिटी ये होनी चाहिए। एग्जांपल, एन ऑटोमोबाइल कंपनी गिव्स द वर्क ऑफ मेकिंग नट्स, बोल्ट्स, गियर और इंजन पार्ट टू द स्मॉल स्केल यूनिट। द स्मॉल यूनिट्स मैन्युफैक्चर दीस पार्ट्स एंड सप्लाई देम टू द मेन कंपनी। ऑटोमोबाइल कंपनी ने क्या करा कि जो नट्स बनाने हैं, बोल्ट्स बनाने हैं, गियर है या इंजन के पार्ट्स हैं वो स्मॉल स्केल यूनिट्स को दे दिए कि भाई ये काम आप संभाल लो, बाकी काम हम कर लेंगे। सर्विस सब कॉन्ट्रैक्ट। इन सर्विस सब कॉन्ट्रैक्ट द सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट। ये सर्विसेज हेल्प द मेन कंपनी इन स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेसेस। सर्विस सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट की जो है सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। यहाँ पे क्या है, खाली हम आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, क्लीनिंग प्रोवाइड कर देंगे, पैकेजिंग प्रोवाइड कर देंगे। इसका एग्जांपल वही है जो मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस ऑफ मशीन, रिपेयर सर्विसेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ लार्ज फैक्ट्री बाय स्मॉल फर्म। लेबर सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन दिस टाइप द सब कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइज स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर टू द मेन कॉन्ट्रैक्टर। द लेबर वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेन कंपनी बट पेमेंट इज मेड थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर। इसमें क्या होता है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो या तो स्किल या अनस्किल्ड लेबर जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर को देता है। उसको ये नहीं मतलब कि भाई स्किल है या अनस्किल है, जो लेबर जो है काम करेगी मेन कंपनी के अंदर और जो पेमेंट होगी वो आपका जो है सब कॉन्ट्रैक्टर ही देता है। एग्जांपल जैसे इसका क्या हो गया, इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड वर्कर फॉर बिल्डिंग, पेंटिंग, वायरिंग और प्लम्बिंग वर्क। की जो है लेबर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देता है प्रोवाइड करने के लिए वर्कर्स को कि बिल्डिंग बनानी है, पेंटिंग बनानी है, वायरिंग करनी है, प्लम्बिंग वर्क करना है। फोर्थ है पार्शियल सब कॉन्ट्रैक्ट। इन पार्शियल सब कॉन्ट्रैक्ट ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वर्क इज गिवन टू द सब कॉन्ट्रैक्टर व्हाइल द मेन कंपनी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इटसेल्फ। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी ने खाली एक हिस्सा दे दिया कि आपको खाली इस पे काम करना है, बाकी का खुद कर लेंगे। एग्जांपल, अ गारमेंट कंपनी गेट क्लॉथ स्टिच्ड बाय स्मॉल टेलरिंग यूनिट एंड देन डज फिशिंग, ब्रांडिंग एंड पैकिंग ऑन इट्स ओन। इसमें क्या करती है कि जो गारमेंट कंपनी ने क्या करा कि भाई जो स्मॉल टेलरिंग यूनिट्स को क्या करा कि भाई तुम थोड़ा बहुत सिल के दे दो, बाकी की जो फिनिशिंग है या ब्रांडिंग है वो हम अपने आप कर लेंगे। पांचवा, कंप्लीट सब कॉन्ट्रैक्ट। इन कंप्लीट सब कॉन्ट्रैक्ट जो एंटायर प्रोडक्शन होता है ऑफ अ प्रोडक्ट और कंपनी इज गिवन टू अ सब कॉन्ट्रैक्टर। द मेन कंपनी ओनली मार्केट्स द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि भाई पूरा काम जो है आपने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया कि आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग सब संभाल लो, लास्ट में जो लोगो है वो मेरे ब्रांड का लगेगा कि यार मेरा ब्रांड है। एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड गेट्स अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बाय अ स्मॉल यूनिट एंड सेल्स इट अंडर इट्स ब्रांड नेम। आप मोबाइल फोन देखो, उसमें क्या होता है कि आधे ज्यादा कंपोनेंट है वो बाहर से लाए जाते हैं और उसे असेंबल करके एक ब्रांड का लोगो बना के भेज दिया जाता है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका कंप्लीट सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एडवांटेज ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या क्या एडवांटेज है सब कॉन्ट्रैक्ट का यूज करने के। सब कॉन्ट्रैक्टिंग हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यूज ऑफ लोकल स्किल एंड बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग हेल्प करती है कि आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो जाए, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा, लोकल स्किल का यूज हो सके, बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहे। इट आल्सो हेल्प लार्ज इंडस्ट्री टू वर्क मोर एफिशिएंटली। ये हेल्प भी करती है कि लार्ज इंडस्ट्री को भी बराबर सर्विस प्रोवाइड हो सके, उनका काम भी एफिशिएंटली होता रहे। तो गाइस ये था आज का वीडियो, इसके अंदर हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपको सभी करा दिए। इसके अलावा जो टॉपिक्स कभी कभार आते हैं या कम आते हैं या रिपीटेड नहीं होते उतने, मैंने उन सबको आपके लिए एक पीडीएफ में अरेंज करके रख रखा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2017 से लेकर 2025 के बीच में
विद सॉल्यूशन। तो उनके लिए मैंने ये पीडीएफ भी अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से इसको क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैंने आपको पिन कमेंट में भी इसका लिंक दे रखा है ऑलरेडी। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट ईयर में मैंने सारे कवर कर रखे हैं। कुल मिला के 24 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट।